नमस्कार दोस्तों, मैं नमन सिंह स्वागत करता हूं आपका इस शाला में। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बताया था। उसके अंतर्गत बहुत सारे मुख्य बिंदु होते हैं, उनमें से एक बिंदु हमने लिया था सैंपलिंग, न्यादर्श या प्रतिचयन या प्रतिदर्श। ठीक है, तो ये भिन्नताएं हैं शब्दों की, अपने ऐसे भिन्नताएं आती हैं, हम लोग एग्जाम में अक्सर देखा करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। न्यादर्श की विधियां, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग के विषय में हम लोगों ने बात किया था। तो सैंपलिंग हमारी होती है, पहला मैंने आपको बताया था संभाव्य न्यादर्श, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा था हमारा असंभाव्य सैंपलिंग जिसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो अब हम लोगों ने, चूंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको इसका विस्तृत वर्णन दिया था प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, प्रोबेबल सैंपलिंग का, तो मैं उसको रफली बता देता हूं। उसके बाद में नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, छोटे छोटे विषयों को लेकर के। ठीक है, चलिए आपको बता देते हैं। इसको जैसे मैंने आपको बताया था, इसके 4 बिंदु होते हैं, है ना। इसमें 4 बिंदु मुख्य रूप से नहीं कहेंगे, चर्चाएं हैं, शोध हैं, अक्सर ये अग्रसर रहते हैं किसी विषय के लिए शोध के, क्योंकि ये सब शोध के विषय हैं और ये सब दर्शन के विषय हैं। ठीक है, तो इन सब विषय के बारे में चलेंगे। तो संभाव्य न्यादर्श में हमने सबसे पहले क्या समझा था, सरल यादृच्छिक न्यादर्श। यादृच्छिक का मतलब तो रैंडम, आपको ये पता है, सिंपल इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था, दूसरा था हमारा स्तरीकृत यादृच्छिक सैंपलिंग। स्तरीकृत का मतलब था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, देन उसके बाद में मैंने आपको बताया था समूह सैंपलिंग, जिसको बोलते थे हम लोग क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर सैंपलिंग इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं, और ये नाम काफी अट्रैक्टिव है इस वजह से। ठीक है, और एक था हमारा लास्ट वाला व्यवस्थित सैंपलिंग, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इस विषय को लेकर के आप लोगों ने समझा था बहुत अच्छे से, कुछ हम लोगों ने उदाहरण दिए थे, और इस उदाहरणों को लेकर के हमने क्या किया था, एक बहुत छोटे से उदाहरण में चारों टॉपिक समझाने का प्रयास किया था। अपेक्षा थी और आप लोगों को समझ में आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये संभाव्य न्यादर्श जो होता है, ये बहुत तरीके से होता है, 2 तरीके से होते हैं, एक संभाव्य और असंभाव्य। ये जो होता है ये बहुत ही विश्वसनीय होता है। ठीक है, ये विश्वसनीय सैंपलिंग होती है, ये बहुत विश्वसनीय कहलाता है, ये वाली जो सैंपलिंग होती है। और मैंने आपको बताया ये बहुत बड़े जनसमूह में होता है, ये बहुत बड़े जनसमूह में होता है, ये बहुत छोटे नहीं होती। ये सैंपलिंग जो होती है बहुत बड़े जनसमूह में मलाई जाती है। मैंने बताया था आपको इस विषय के बारे में, जनसमूह के बारे में, आपको किसी विषय विशेष के बारे में जानना है तो आपने क्या किया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा होता है ना, ये छोटा सा टुकड़ा हमारा कहलाता है सिंपल रैंडम। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेटिफाइड करने के लिए हमने एक स्ट्राटा बना लिया, ग्रुप में डिवाइड कर लिया। तो जब हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ठीक है, अब हम क्लस्टर करते हैं, इसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर होता है। इसमें हम एक ग्रुप बनाते हैं और इसमें हमें ऑलरेडी एक ग्रुप मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मेल फीमेल का हमने उदाहरण दिया था, जैसे कि मेल और फीमेल ऑलरेडी एक अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनमें से हमने मेल को और फीमेल को अल्टरनेट टाइप से ले लिया, रैंडमिक स्टाइल में ले लिया। ठीक है, एक हमने ये ले लिया था जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्राटा, जिसमें ग्रुप डिवाइड करते हैं और इसमें क्या करते हैं, हमको ऑलरेडी ग्रुप मिल जाते हैं। और एक व्यवस्थित सैंपलिंग में हमने बोला था आपको कि जैसे कि हमने इतने बड़े बहुत सारे ग्रुप में किसी विषय विशेष को ले लिया, विषय वस्तु को ले लिया, और बहुत सारे चीजें हैं और हमने उसको एक ग्रुप में बना हुआ, तो हमने एक व्यवस्थित क्या किया, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से ले लिया। जैसे कि हमको हर चौथे के बाद में 5वां चाहिए,
हर चौथे के बाद में पांचवा चाहिए, ऐसे करके हमने ले लिया। तो इसमें क्या होता है, हमारी थोड़ी सी जो रिसर्च थ्योरी होती है, मेथोडोलॉजी होती है, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसमें हमको उसके उत्तर जो मिलते हैं ना, निष्कर्ष बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बखूबी बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सैंपलिंग के ऊपर। जो दूसरी विधि हमारी कहलाती है वो कहलाती है हमारी असंभाव्य न्यादर्श। ठीक है, संभाव्य न्यादर्श, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी न्यादर्श सैंपलिंग। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने आपको क्या बताया था, 5 बताए थे आपको, जिसमें से हमारे 5 कौन से थे। सबसे पहला कौन सा था, सुविधाजनक, जिसको हम लोग सुकर भी बोलते हैं और सौकर्य भी बोलते हैं। सुविधाजनक मतलब भैया आराम से हमको जो चीज मिल जाए उसके लिए काम कहलाता है। और हमारा दूसरा था हमारा उद्देश्यपूर्ण। देखिए हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा हमारी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं अक्सर बोलता रहता हूं, इसीलिए मैं 2-3 बार दोहराता हूं शब्दों को कि आप लोग समझ जाएं। ये पहला वाला लिखा हुआ है सुविधाजनक, जिसको सुकर बोलते हैं, सौकर्य भी बोलते हैं, और बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है इसके। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, किसी भी शोध का एक उद्देश्य होता है, जैसे शिक्षण का उद्देश्य होता है, किसी भी कार्य का एक उद्देश्य होता है, उस तरीके से ये उद्देश्यपूर्ण, निर्णय या सोद्देश्य ऐसे करके भी आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कोटा सैंपलिंग पे। कोटा सैंपलिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा मतलब नेक्स्ट, दूसरा नहीं मतलब नेक्स्ट, स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, और हमारा लास्ट आता है आकस्मिक न्यादर्श, आकस्मिक सैंपलिंग। तो ये अब इसके विषय में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जो सुविधाजनक होता है, इस सुविधाजनक में क्या होता है कि कोई भी रिसर्च अगर हम कर रहे हैं तो रिसर्चर जो होता है, शोधार्थी होता है, जो शोध कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई जैसे कि उसने बताया कि एक प्राइमरी स्कूल में वर्तमान स्थिति में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के क्या स्तर हैं, क्या सुविधा है, क्या तरीके, इस तरीके से देखता है। सपोज दैट रिसर्चर के घर के बगल में ही प्राइमरी स्कूल है, उसने क्या किया, ये बगल वाले स्कूल में गया और यहां पे उसने रिसर्च कर लिया, बगल में स्कूल था उसने रिसर्च कर लिया, और कहा उसने पूरा का पूरा जो डाटा है अपना पूरा प्रोवाइड कर दिया और अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसने दे दिया। एक तो ये रिसर्च कहलाता है, हमारा कहलाता क्या है, सुविधाजनक, जो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी डाटा कलेक्शन के लिए आपको आराम से मिल जाए वो चीज। ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंटली मिल जाए आपको, तो वो हमारा क्या होता है, सुविधाजनक। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, शब्द तो ये भी बता रहा है उद्देश्यपूर्ण या निर्णय या सोद्देश्यपूर्ण ऐसे करके आता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी रिसर्च या कोई भी कार्य किया जाता है तो वो बिना उद्देश्य के नहीं होता है, वो उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्य सहित होता है ना। तो ये चीज को आप मायने रखेंगे, तो जैसे कि हमने आपको ये बताया कि ये जो उद्देश्यपूर्ण होता है, इसमें हमने डिसाइड, रिसर्चर जो होता है वो एक मेथोडोलॉजी एक डिसाइड करता है। वो कहता है कि देखिए हमको इन 10 लोगों में रिसर्च करना है और उनसे आउटपुट लेना है कि आज हमारी शिक्षा का स्तर क्या है। हमने कोई डिसीजन नहीं लिया वो प्राइमरी है या कॉलेजिएट है या हायर एजुकेशन है। हाँ, वो रिसर्चर के ऊपर होता है काम कि वो किस चीज को लेकर के एक डिफाइन करता है चीज को लेकर, तो उसका उद्देश्य होता है कि मुझे, जैसे कि सपोज दैट कि उसने कहा कि देते भाई शिक्षा का मसला क्या आजकल क्या चल रहा है समाज में, एक शिक्षा का मसला क्या चल रहा है, तो उसने क्या किया, इन 10 लोगों को 1 to 10 लोगों को ले लिया उसने रिसर्च के लिए और सारा डाटा कलेक्शन कर लिया, और उसकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो पूरी तरीके से उसने कंक्लूजन निकाल करके अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च में अपना एक कंक्लूजन दे दिया।
ये होता है हमारा उद्देश्यपूर्ण। उसका उद्देश्य था रिसर्चर का कि मुझे 10 लोगों से शिक्षा के बारे में जानना है कि उसका वर्तमान स्थिति में क्या उद्देश्य है, क्या स्थिति है, या किसी विषय वस्तु को ले लिया कि हाँ भाई भौतिक विज्ञान की क्या स्थिति है या संगीत की क्या स्थिति है, वर्तमान समय में संगीत की क्या स्थिति है, हमने ले लिया, हमने पता कर लिया, लिख दिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संभाव्य होता है वो विश्वसनीय होता है, और ये क्या होता है, इसमें विश्वसनीयता जो होती है, विश्वसनीयता बहुत कम होती है। ठीक है, विश्वसनीयता बहुत कम होती है, और जो प्रोबेबल होता है उसमें विश्वसनीयता ज्यादा होती है, इसलिए ये सुविधाजनक होते हैं। ये सब जो होता है ये रिसर्चर के अंतर्गत, ये रिसर्चर के अपने खुद पे काम करता है, और वो क्या होता है, सामने वाले पे बिलीव करता है। देखिए आपको ये पता होगा, आप रिसर्च कर रहे होंगे या रिसर्च करेंगे या रिसर्च करने की सोच रहे होंगे, कुछ भी होगा, तो आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो सामने वाले से कलेक्ट करते हैं, तो निर्णयात्मक स्थिति तो तभी पैदा होती ना, उपसंहारात्मक स्थिति तो तभी पैदा होगी। जब आप अपने से किसी चीज को आप डिसाइड कर लेंगे तो वो चीज कैसे पता चलेगी, बहुत अच्छे से। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपको पूरी तरीके से अपने ही कैलकुलेशन दे देना है ना, लेकिन इसमें रिसर्चर का भी काम होता है, और इसमें सामने जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका भी उसमें योगदान होता है। आने वाले समय में हमको पता चल जाएगा। कोटा जैसे हमको पता चलता है आरक्षण, तो आरक्षण कहता है कि ये जो आरक्षण होता है ये किसी पद, किसी नियम, किसी विषय विशेष के लिए, पद विशेष के लिए, जगह विशेष के लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। ठीक है, कि जिसके पास भैया 10 लीटर पानी होगा तभी वो हमारे घर में आएगा, अन्यथा कोई नहीं आएगा। हालांकि ये तो बहुत छोटा उदाहरण हो गया, ये तो पूरा आप समझ लेंगे, लेकिन एक क्राइटेरिया इसमें जो होता है डिसाइड होता है। ठीक है, अब आपको जैसे मैं बता रहा हूं कि किसी कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो आपका एक आरक्षण निर्धारित होगा कि किसी भी 60% के नीचे बंदे हमारे यहां फॉर्म डालने के एलिजिबल नहीं है। तो वो जो क्राइटेरिया, नियमावली निर्धारित होती है, किसी भी विषय वस्तु, मैंने बोला है विषय विशेष के लिए नहीं बोला है, विषय विशेष या विषय वस्तु व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इसमें एक जन समूह भी हो सकता है, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, लेकिन नियमावली उसके अंतर्गत एक क्राइटेरिया बना होता है जिसमें ये चीज अलाउ करती है कि 60% तक बच्चे हमारे यहाँ 60% के अबव आएंगे, 60% से नीचे नहीं आएंगे। तो ये क्राइटेरिया होगा हमारा, कह रहा था हमारा कोटा। तो ये कोटा क्या कहता है हमारा, एज एक यही बहुत बड़ा रिसर्च हो जाता है कि भैया देखिए मुझे काम करना है, बहुत आईआईटीएंस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आईआईटी लोग कैसे बीट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होता है कि हाँ भाई 60% पास होना चाहिए, एंटर में एमसी, पीसीएम या पीसीबी कोई भी ग्रुप होता है जैसे कि लोग आईआईटी में करते हैं, उनमें ये होना चाहिए। भाई ग्रेजुएशन करने के लिए एंटर पास होना चाहिए, उसकी क्राइटेरिया क्या होती है कि भाई कम से कम 50% या 55% आपको आना चाहिए, तभी आप ग्रेजुएशन में आप लेवल आ पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हम उन लोगों को लेते हैं, उनके अबव लोगों को लेते हैं, देन उसके बाद में उनसे निर्णयात्मक स्थिति लेते हैं कि भाई आपने जो पास किया है, कैसे पास किया है, हमारे एलिजिबल कैसे हैं, हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया कोटा सैंपलिंग। ठीक है, और एक स्नोबॉल स्थिति होती है। स्नोबॉल बहुत अच्छे से समझेंगे। स्नो का मतलब होता है हमारे बर्फ, और बॉल का मतलब होता है गेंद। तो अब इसमें ये स्नोबॉल हमें दिखाना क्या चाह रहा है अनुसंधान में, देखिए ये जो हमारी एक स्थिति आ रही है, इसको समझिएगा आप, इसको बहुत बेहतर समझेंगे। भैया कोई ऊपर पहाड़ पे एक है, बहुत बर्फ गिर रही है, मसूरी में, मनाली में बहुत बर्फ गिर रही है, तो उसमें क्या किया गया, ये देखिए छोटी सी बर्फ एक गिर रही है, ये देखिए बर्फ की चादर है, पूरे पूरे पहाड़ों के नीचे बर्फ की चादर है, देखिए। अब ये बर्फ नीचे गिर रही है, तो नीचे क्या गिर रही है, यूं यूं होती चली आ रही है, ये देखिए साइज में बड़ी होती चली आ रही है, और जब यहां आई आधार पे अपने, तो ये इतनी बड़ी हो गई। कैसे बड़ी हो गई, क्योंकि ये जो चादर है ना, एक छोटी सी गेंद अपने में आवरण लेकर के आ रही है, वो लपेट के आ रही है। जस्ट लाइक स्नोबॉल रिसर्च, कि हमने एक डिसीजन लिया कि किसी भी, जैसे किसी भी जो 1 साल बंदा जेल काट के आया है, उससे हमको उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बंदे के पास गए, उससे पूछ लिया हमने कि भैया आप जो है आपने 1 साल जेल में काटा है, आपको कैसा लगता है, कैसा क्या है, डाटा आपने कलेक्ट किया।
उसके बाद में हमने क्या किया, इनसे पूछा कि भैया आपके कोई जानने वाला है? इन्होंने कहा हाँ यार हमारे भी एक जानने वाले, तो वो भी 1 साल जेल काट के आए हैं। तो उसके बाद में मैं उनके पास पहुंचा, उनसे डाटा कलेक्ट किया, फिर इनके जानने वाले कोई थे उनसे किया, देन ये प्रक्रिया जो है पर्यंत चलती गई जब तक हमको आधार बिंदु ना मिल जाए अपने रिसर्च का। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके मिलते चले गए हमको रिसर्च। उनसे हमें क्या हुआ, डाटा, इतना बड़ा डाटा कलेक्ट हो गया, और चले थे हम लोग छोटे से। तो ये स्नोबॉल होता है, अपने आवरण लपेटता। कोई भी एक विषय जो है, शोध विषय, वो अपने अंदर आवरण लपेटता हुआ आता है और वो बहुत बड़ा शोध हो जाता है डाटा कलेक्ट करके। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्नोबॉल। ठीक है, ये स्नोबॉल कहलाता है। और हमारा सबसे सिंपल होता है आकस्मिक, जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल सैंपलिंग। लेकिन ये वाला एक्सीडेंटल नहीं है कि मैं जा रहा हूं सामने अचानक मिल गया, मैंने कहा अरे आप कैसे यहां, वो वाला एक्सीडेंटल नहीं है। बाय द वे छोड़िए, ये एक्सीडेंटल होता है कि आप किसी भी पार्क में हैं, ये देखिए किसी भी पार्क में हैं, और आपने एक चीज ये रिसर्च बनाया है कि सुबह जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके स्वास्थ्य पे क्या उनका एक असर होता है। तो हमने क्या किया, उनके गेट पे हम खड़े हो गए सुबह सुबह, और वो जितने भी लोग टहल रहे थे ना, उन सबसे, सब जो टहल रहे थे वो जब सुबह 5 बजे गए टहल रहे थे, जब सुबह 7 बजे निकलने लगे तो गेट पे चूंकि भैया रिसर्चर खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैंने क्या किया, उन एक एक करके सबसे डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे स्पॉट पे ही सारे डाटा कलेक्शन वाले मिल गए मुझको, जो लोग स्पॉट पे ही मिल गए हमको। हमारा देखिए कितना आसान हो गया काम। एक्सीडेंटल का यही मतलब हुआ कि हम यहां पे खड़े हो गए, हम इस जगह खड़े हो गए और हमको एक मुश्त एक ही जगह से लोग मिल गए। तो ये एक छोटा सी उदाहरण थे। हमने कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है कि इन छोटे से उदाहरण में आपको बड़ी से बड़ी बात समझाने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कोई भी संभावनाएं अगर हो, कोई भी संशय हो, तो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में क्या लिखेंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये सैंपलिंग थी, मैंने आपको बताया। और बाकी जो भी आपको संशय हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी, आप मुझे जरूर बताएं। और इसी तरीके से हमारे रिसर्च, टीचिंग और फर्स्ट पेपर के हमारे वीडियोस ऐसे ही आपके सामने प्रेषित होते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप इनको अच्छे से समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, और हमारे वीडियो के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, और पूरी तरीके से आप लोग इसके साथ में उचित व्यवहार करेंगे और औपचारिकताएं जरूर निभाइएगा। क्योंकि आपकी औपचारिकताएं हमारे लिए ऊर्जा पैदा करती हैं और हम ऊर्जान्वित होते हैं। ये हमारा आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है। और बाकी कोई भी विषय वस्तु हो, उस विषय में आप हमको बताएं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।